आप सभी का एक बार पुनः नमस्कार। हम पिछले लेक्चर्स में राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में राजनीतिक भूगोल से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम राजनीतिक भूगोल से संबंधित आयामों का अध्ययन करेंगे। आयाम से अभिप्राय है पहलुओं का। कीज ने 1972 में अपने विचार राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि राजनीतिक भूगोल एक विभिन्नता युक्त अति विस्तृत क्षेत्र वाला शिक्षण एवं शोध है। उन्होंने बताया कि राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु विश्व के अनेक राज्यों के साथ विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, सामरिक संगठनों में आबद्ध होता है तथा इनके माध्यम से विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। ये सभी तथ्य राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होते हैं। राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र उन्होंने उसके विविध आयामों द्वारा, आयामों से अभिप्राय क्या है बच्चों? पहलुओं से, परिमाणों से, माप से या पैमानों से। तो हम यहाँ पे लेंगे विविध पहलुओं द्वारा स्पष्ट होता है। अब इसमें जो सबसे पहला जो विविध आयाम में सबसे पहला जो आयाम आया है वह है अवस्थिति आयाम। अब अवस्थिति से, लोकेशन से आप क्या समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष की पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर कहाँ पर वो जो क्षेत्र है वह लोकेटेड है, वह अवस्थित है, उसके अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो अवस्थिति क्षेत्र का अगर हम सबसे पहले देखें तो अवस्थिति क्षेत्र में आता है आकार, आकृति, कटिबंधीय स्थिति, स्थिति के विशिष्ट स्वरूप तथा प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, महाद्वीपीय, तटीय एकाकी आदि सम्मिलित है। राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर संबंध से अंतर संबंध की व्याख्या सम्मिलित है। अब ये मानचित्र यहाँ पे आपको नीचे अगर आप देखें तो विश्व का मानचित्र यहाँ लगाया गया है और इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है आपको इन विविध जो क्षेत्र विशेष विविध क्षेत्रों की यहाँ आकृति बताने के प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया है कि भूमध्य रेखा जो गुजरती है वह किन किन महाद्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके समक्ष जो है महाद्वीप भी है, यहाँ आपके समक्ष द्वीप भी है और यहाँ तटीय जो क्षेत्र है वो भी आपको दिखाए गए हैं। तो ये एक आपको मानचित्र की सहायता से एक जो आकार आकृति है विभिन्न महाद्वीपों का, विभिन्न देशों का, वो बताने का प्रयास किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है संसाधन आयाम। संसाधन का अगर हम वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले जो संसाधन का वर्गीकरण है वह उपयोगिता की सततता के आधार पर है। मतलब हम कितने ज्यादा किसी चीज का, किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है नवीनीकरण योग्य या असमाप्त होने वाले संसाधन। नवीनीकरण संसाधन अथवा हम इनको नव्य संसाधन, वे संसाधन भी कह सकते हैं और ये वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होने की क्षमता होती है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधन का दोहन अगर उनके पुनर्स्थापना की दर से अधिक तेजी से हो तो फिर ये नवीनीकरण संसाधन नहीं रह जाते हैं और उनका क्षय होने लगता है और क्या बन जाते हैं ये नवीनीकरण के अयोग्य संसाधन। नवीनीकरण संसाधन अथवा नवीन संसाधन समय अनुरूप हमारे लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिनकी हमें भविष्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से आवश्यकता होती है। अब इसमें उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तो ये सारे जो है वह नवीनीकरण योग्य संसाधन के रूप में आते हैं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट आते हैं, इसी में आप देखें तो चक्रीय संसाधन भी है और ये संसाधन में वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जल संसाधन हो गया जिसका हम विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं और इसी में हमारा लोहा जो है वह भी शामिल है, हम उसको भी
इसके बाद हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर भी जो संसाधन है उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम आ गए अपने जैविक संसाधन और दूसरे नंबर पे है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो ये वे संसाधन होते हैं जो जैव मंडल में स्थित होते हैं, जिनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। और जैसे कि हम मान लें वन्य है, वन प्राणी है, पशु पक्षी है, वनस्पति है और अन्य छोटे और सूक्ष्म जीव। अजैविक संसाधन अगर हम देखें तो यह प्राकृतिक भौतिक संसाधन होते हैं जिनका कोई जैवीय चक्र नहीं होता, एक लाइफ साइकिल नहीं होती। जैसे भूमि है, जल है, ऊर्जा है, धातु है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इसके भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से हमने कुछ आपको के साथ शेयर किए हैं। फिर लास्ट जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो किया गया है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। उसमें सर्वप्रथम है आपका ऊर्जा संसाधन। अगर हम ऊर्जा संसाधन को देखें मतलब आपके एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें सबसे पहले है वो रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं और दूसरे हैं अनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जैसे पहला जो रिसोर्स है वह है समाप्त होने वाला, जिसमें आती है लकड़ी, आती है कोयला, आता है खनिज तेल आता है। और जो समाप्त नहीं होते, असमाप्त है, उनमें आती है वायु, जल और ऊर्जा। इसी में उद्देश्य के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वह है कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। और कच्चे माल के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें पहला है खनिज, दूसरा है वनस्पति और तीसरा है पशु एवं जीव जंतु। अगर हम देखें खनिज में तो वे संसाधन उसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं वो है लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट और भी बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ नाम ही हमने यहाँ दिए हैं। और दूसरा है वनस्पति। वनस्पति को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति है, एक कृषिगत वनस्पति है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको फिर हमने उसके तहत आता है आपके एग्जाम्पल्स जो है उसके लकड़ी है, प्राकृतिक शैवाल है। और जो कृषिगत में आते हैं उसमें आते हैं रबड़, गन्ना, कपास, घास। मतलब इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर यहाँ हमने सिर्फ गिने चुने ही एग्जाम्पल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हम करते हैं। इसी में लास्ट जो है वह जो कैटेगरी की गई है, जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है कच्चे माल में आपका पशु एवं जीव जंतु। तो उसके तहत क्या आते हैं आपके जंगली, समुद्री और पालतू। कि पशु किस प्रकार के हैं, वो जंगली पशु हैं या वो समुद्र के जीव जंतु हैं या वो पालतू जीव जंतु हैं। और उद्देश्य के आधार पर जो लास्ट वर्गीकरण है वह है खाद्य पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। और उसमें पहला है खनिज, जिसमें आपके नमक आते हैं, कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जियां आती हैं। दूसरा आता है वनस्पति और तीसरा आता है पशु एवं जीव जंतु। तो इस इन सब संसाधनों से संबंधित जो आयाम है वह है इसके अंतर्गत सभी भौतिक, जैविक व मानवीय संसाधनों का, जो हमने अभी आपको बताया, का राजनीतिक क्रियाकलाप से अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे आपको आगे भी मैं बताऊंगी, इसमें जब हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से, कि किस प्रकार से जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों से जो संसाधन है वो लेते हैं और उनको फिर जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिर सेल करते हैं, खुद अपने यहाँ बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, और किस तरह से वो अपने एक डेवलप्ड, एक विकसित देश में की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। भौतिक संसाधन में धरातल, जलवायु, जल राशियां, खनिज, मिट्टी आदि सम्मिलित हैं, बल्कि जैविकीय संसाधन में वनस्पति, पशु, मत्स्य और मानवीय संसाधन सम्मिलित हैं। साथ ही में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है जनसंख्या। अब इसमें जनसंख्या संरचना में मानवीय संसाधन भी आते हैं इसमें, और मानवीय संसाधन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, जनसंख्या संरचना आ गई, इसमें भाषा आ गई कि अलग अलग जो क्षेत्र विशेष है वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोग धर्म जो है उनका फॉलोवर्स होते हैं, संप्रदाय, जाति, स्वरूप की अलग अलग कास्ट के लोग पाए जाते हैं, और मानव प्रवृत्ति के लोग भी देखे जाते हैं। तो मानवीय संसाधन में इन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही इसमें यह स्टडी किया जाता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण व मानव रीति रिवाजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव द्वारा विकसित तकनीकी साधन, व्यापार, वाणिज्य, संचार व परिवहन भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। किस आयाम में, संसाधन आयाम में। इसके बाद आता है हमारा प्रशासनिक आयाम।
इसमें सरकार का स्वरूप, कार्यप्रणाली, सरकार का गठन, जिसमें निर्वाचन भूगोल के तहत इसमें हम अध्ययन करते हैं सरकार के गठन के बारे में। आंतरिक प्रशासन, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय शक्तियों का, मनुष्य संपत्ति, वस्तु एवं विचारों का संचलन इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ जो मैप आपको दिया गया है, दिखाया गया है, उसमें सरकार के रूप जो संपूर्ण विश्व में जो विद्यमान है उनको हाईलाइट किया गया है। जैसे कि किस जो कंट्री है वहाँ पे पूर्ण राष्ट्रपति गणतंत्र है, किस देश में अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है, कहाँ पे संसदीय गणतंत्र है, कहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है, पूर्ण राजशाही है, या एक पक्षीय राज्य है, या सैन्य तानाशाही है। तो इन सब जो सरकार के रूप हैं उनको इस मानचित्र की सहायता से हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय आयाम। इसके अंतर्गत राज्य का पड़ोसियों से संबंध, सीमाएं व सीमांत, विवादग्रस्त क्षेत्र, क्षेत्र अतिक्रमण, राष्ट्र उग्रवाद, समाजवाद की समस्याएं का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ अगर हम और किसी देश को ना देखें, हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो विवादित क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो अक्सर अरुणाचल प्रदेश है, अपना तिरपानी, बारा, हितेज है, और समूह वाले वाले क्षेत्र है, डेमचौक क्षेत्र है, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है, अ, अपने ये जो है भारत चीन सीमा विवाद है, गलवान घाटी का, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है न्यूमोर द्वीप को लेके विवाद है, या फिर हम और को अगर देखें तो जापान का जो विवादित क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्रों का अध्ययन हम क्षेत्रीय आयाम के तहत, इन सब विवादों का अध्ययन हम क्षेत्रीय आयाम के तहत करते हैं। साथ ही इसमें अगर हम साथ ही यहाँ पे एक और शब्द का प्रयोग किया गया, वह है उग्रवाद। तो उग्रवाद से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन हम क्षेत्रीय आयाम के तहत करते हैं। और इसमें नीचे जो चार्ट दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार अटैक्स एंड डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म जो है 2002 से 2018 तक, और कौन से क्षेत्र में, पूरे संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें एशिया पैसिफिक के भी दिए गए हैं आंकड़े कि कितनी मृत्यु हुई ये उग्रवाद से, और कितने वहाँ पे जो है अटैक्स हुए हैं। इसी तरह से यूरोप का भी इसमें दे रखा है, साउथ अमेरिका का दे रखा है, नॉर्थ अमेरिका का दे रखा है, और इन सभी से क्लियर है, साउथ एशिया का भी दे रखा है कि हमको ये पिक्चर क्लियर करता है कि कितने डेथ्स हुई हैं टेरर अटैक्स से, और कितने यहाँ पे कितनी बार अटैक्स हुए हैं टेररिस्ट द्वारा। भू सामरिक आयाम, इसके अंतर्गत राज्य की शक्ति, स्थल, जल व वायु शक्ति, विकास के निर्धारक तत्व, युद्ध शक्ति संभाव्यता, विविध भू सामरिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की स्थिति का अध्ययन करते हैं। और लास्ट है इसमें 6 नंबर पे है, सॉरी नॉट लास्ट, नीतिगत आयाम। इसके अंतर्गत राज्य की नीतियों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से मानव के संबंधित हो, चाहे वो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, व्यापार नीति हो, इन सब में उसका अध्ययन किया जाता है। लास्ट में हमारा परराष्ट्रीय आयाम, जिसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र व सामरिक गठबंधन, संयुक्त राज्य की सदस्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं में से संबंधित एक प्रश्न है कि राजनीतिक भूगोल के विशेष क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको लेक्चर दिए हैं, इनके लिए मैंने 3 किताबों का संदर्भ पुस्तकों के रूप में इस्तेमाल किया है। उसमें से है, तीनों ही पुस्तकों का नाम राजनीतिक भूगोल है, पर इनके जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो अलग अलग हैं। एक के जो है वह है श्रीकांत दीक्षित, दूसरे के हैं डॉक्टर अमेंद्रनाथ भट्टाचार्य, और तीसरी राजनीतिक भूगोल की किताब जो मैंने इसके लिए कंसर्न की है, उसके जो ऑथर हैं वह है डॉक्टर PR चौहान। तो आप इन तीनों की किताबों को वापस से कोरिलेट कर सकते हैं।